नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। चुनाव कोई भी हो, हर पार्टी जीतने के लिए लड़ती है और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है प्रत्याशी का चेहरा, जिस पर हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से मुहर लगाती है। हर राज्य में चुनाव जीतने के लिए पार्टी की अलग अलग रणनीति होती है। चुनाव से पहले एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशियों के दावेदारों के चेहरे पर टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी के छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी ओम माथुर ने कह दिया है कि प्रदेश में हारने वाले विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी में खुशी का माहौल है। अगरतला से लेकर दिल्ली तक पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। लेकिन त्रिपुरा के चुनाव परिणाम ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान के नेताओं की टेंशन भी बढ़ा दी है। इसकी वजह है बीजेपी का जीत का फॉर्मूला। उत्तराखंड, गुजरात के बाद त्रिपुरा में मुख्यमंत्री हटाने, टिकट काटने और वरिष्ठ नेताओं को चुनाव नहीं लड़वाने का फॉर्मूला हिट रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी आने वाले राज्यों में भी ये फॉर्मूला लागू कर सकती है। मध्य प्रदेश और हरियाणा में इसी फॉर्मूले के लागू होने की चर्चा जोरों पर है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी फॉर्मूले के कुछ भागों को आंशिक तौर पर लागू कर सकती है। दरअसल आने वाले समय में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसे लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान प्रमुख है। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इन राज्यों में जीत दर्ज की जाए। जनवरी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने भाषण के जरिए पार्टी हाईकमान की मंशा भी जाहिर कर चुके हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी चुनाव से पहले चेहरे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी के छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट्स को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने इशारा किया कि चुनाव में हार की संभावना वाले विधायकों का टिकट कट सकता है। छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अनुशासन के साथ काम करती है। ये किसी व्यक्ति, परिवार या समाज की पार्टी नहीं है। पार्टी का सिस्टम बना हुआ है। यह सब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। वो जो भी निर्णय करेगा, छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे। नए लोग हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन गुजरात का फॉर्मूला यहाँ लागू होगा या यहाँ का फॉर्मूला किसी यहाँ लागू होगा, ये नहीं है। जीताऊ निश्चित रूप से ध्यान में रख करके हम टिकट देंगे। अभी तो वो 40% टिकट काटने की बात कर रहे हैं। अब जब टिकट का वितरण होगा तो 14 के 14 विधायकों का टिकट छत्तीसगढ़ में भाजपा का साफ हो जाएगा, ये तय है। अब बात अगर कांग्रेस की करें तो मिशन 2023 के लिए कांग्रेस भी कुछ बड़े फैसले ले सकती है। पार्टी पहले ही युवाओं पर ज्यादा भरोसा दिखाना चाहती है। शायद इसीलिए कांग्रेस के महाधिवेशन में 50% आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर भी लगी है। इसके साथ ही कांग्रेस में काफी सीनियर नेता भी हैं, जिनके अनुभव का कांग्रेस आगामी चुनाव में पूरा फायदा उठाना चाहती है। लेकिन अब चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों के चेहरे को लेकर क्या रणनीति अपनाती है, ये आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता निश्चय वाजपेयी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत निश्चय जी एशियन न्यूज में। अभी हमने एक रिपोर्ट देखी निश्चय जी, जिसमें ओम माथुर जी के हवाले से कहा गया है कि पार्टी जो है जीतने वाले कैंडिडेट की तलाश में है और जीतने वाले कैंडिडेट को लेकर ही मैदान में उतरेंगे। हारने वाले विधायकों को शायद ही टिकट मिल पाए। ये जो फॉर्मूला है, क्या आपको लगता है आपके लिए जीत का रास्ता प्रशस्त करेगा? जी देखिए, जो चुनावी दंगल होता है उसमें हर पार्टी जीतने के लिए ही लड़ती है जी। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो अंत्योदय हित में काम करना हमारा लक्ष्य और हमारा ध्येय है। और उसके लिए जो पार्टी जो जीत सकते हैं कैंडिडेट्स, उनको टिकट देंगे, ऐसा जो ओम माथुर जी ने कहा। वैसे भी ओम माथुर जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो
पत्थर में भी कमल खिलाने के लिए जाने जाते हैं। वो स्वयं अपने आप में एक जिताने वाले प्रभारी हैं और कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त करने का उनका इतिहास रहा है। तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो जीत सकेगा और विधानसभावार, राज्यवार जैसी रणनीति उचित होगी वो की जाएगी। जी बिल्कुल। अगर मैं निश्चय जी कहूँ तो पिछले चुनाव की तुलना में इस बार अगर देखते हैं तो निश्चित तौर पर पिछला चुनाव एक अलग परिस्थितियों में लड़ा गया था और लंबे समय तक कोई पार्टी सत्ता में रहती तो एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती है और कई बार ऐसा होता है कि वोटर को लगता है कि एक फटीग फैक्टर उस पर लागू हो जाता है। कहते हैं कि साहब बहुत दिनों से देख रहे हैं, चलो एक बार इनको भी सत्ता का सुख देकर देखते हैं, इनको भी मौका देकर देखते हैं। लेकिन इस बार पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। अमित शाह जी का एक दौरा हो चुका है और इसी महीने उनके एक बार और बस्तर यात्रा प्रस्तावित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं। तो तमाम तरह से पार्टी जो है हर मोर्चे पर प्रयास कर रही है। क्या रणनीति लेकर आप जाएंगे वोटरों के पास? देखिए, रणनीति तो सीधी सिंपल है, अंत्योदय के लिए काम करना है, उसकी योजनाओं को लागू कराना है। हमारे यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो नीति रीति है वो केवल वादा करके और लोगों को लुभाना चाहती है और उसको पूरा नहीं करती है। मैं एक उदाहरण दूंगा। आज विधानसभा में एक आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत किया है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कि 18 लाख, लगभग 18,80,000 बेरोजगार हैं जिनको अभी तक वो रोजगार नहीं दिला पाए हैं और इनको रोजगार भत्ता भी नहीं दिया है जी। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि 2,500 रुपए का वो बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस हिसाब से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का युवाओं का कर्जा कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। आप ये समझिए कि 18,80,000 ऐसा आंकड़ा उन्होंने आज विधानसभा में रखा है। और मैं आपसे बता दूं कि 16 लाख प्रधानमंत्री आवास का जो इन्होंने निरस्तीकरण का काम किया है, जिनको मकान जिनसे छीनने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये भी एक बहुत बड़ी राशि होती है। जितने भी प्रकार के संगठन हैं, कर्मचारी संगठन हैं, चाहे वो मितानिन हो, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे पंचायत कर्मी हो, कोतवाल संघ हो, अनियमित कर्मचारी संघ हो, सबके सब इनसे वादा किया था, इनके भी वोट लिए थे, मगर किसी का वादा पूरा नहीं किया और सबके सब सड़कों पर अभी लड़ रहे हैं। कहने का विषय ये है कि रणनीति और इस तरीके के जो ये जुमलेबाजी और जिस तरीके के झूठे वादे करने का काम, वो कैसे भी करके ये इनके इन प्रकार सत्ता में आने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी का ध्येय स्पष्ट है, अंत्योदय के लिए कैसे, जिसकी फूटी छत है, कच्ची छत है, उसका कैसे पक्का मकान बनाए, कैसे जो है किसानों की आय दुगनी हो, कैसे जो है सबको रोजगार मिले, इस दिशा पे काम करने का काम है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। इस बीच अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। हम चर्चा आज कर रहे हैं इस बात पर, बीजेपी के जो छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं, संगठन प्रभारी ओम माथुर जी, उन्होंने बिलासपुर में कल बोला था कि हम केवल जीतने वाले कैंडिडेट्स का ही चयन करेंगे, हारने वाले विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो अगर इस तरह से देखें तो बीजेपी कई फ्रंट पर काम कर रही है। एक और कैंडिडेट के सिलेक्शन पर काम कर रही है, दूसरी ओर अरुण साव जी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो फार्मूला है वो भी छत्तीसगढ़ में लागू किया जाएगा, गुजरात फार्मूले को लागू करने की बात की जाती है। ये जो नई तरह की रणनीति है, इसकी काट कांग्रेस कैसे करेगी? देखिए अभय किशोर जी, चुनाव में बहुत कम समय बचा है और हर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ उतरने का प्रयास करती है। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु स्थिति को आपको महसूस करना पड़ेगा। आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल स्थापित हो चुका है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, ग्राम स्वराज योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, स्वामी आत्मानंद स्कूल की योजना हो, राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना हो, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान हो। लिस्ट बहुत लंबी है। अगर ये पूरी लिस्ट को मैं डिस्क्राइब करूंगा तो आज की डिबेट खत्म हो जाएगी। आज कहने के दिखावे के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल का विरोध करते हैं, आज गोधन न्याय योजना का विरोध करने के बाद ये वही भारतीय जनता पार्टी है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में लागू करने का प्रयास करती है। ये दोहरा चलता है। दूसरी बात, आज कहने के, देखिए मैं निश्चय वाजपेयी जी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था आपके लोकप्रिय चैनल पे। मेरे एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दे दे कि इन 4 सालों में हमारी सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहरी और ग्रामीण मिला के कुल कितने आवास केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए? पहले इसका जवाब दे दें मुझे। ये 16 लाख के आंकड़े की बात कर रहे हैं। आपके लोकप्रिय चैनल पे स्पष्ट कर दूं, मानसून सत्र में मोहम्मद अकबर जी ने बाढ़ साधक मंत्री के रूप में पूरे आंकड़े डिटेल में दिए हैं। इनकी झूठ की पराकाष्ठा देखिए, कुल मकान 4,09,000 4 सालों में स्वीकृत किए गए हैं, ग्रामीण और जो है शहरी मिला के। और यहाँ पे अभी निश्चय वाजपेयी जी क्या बोलते हैं, 16 लाख।
यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, अगर 16 लाख मकान स्वीकृत होंगे तो आपके डिबेट में मेरी आखिरी डिबेट होगी। आज के बाद किसी चैनल में प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठूंगा। निश्चय बात ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी अजय जी, तो इसलिए इसका जवाब निश्चय जी से जरूर लेते हैं। निश्चय जी, 4 बनाम 16 सच क्या है? देखिए, मैं तो गंगवानी जी से एक निवेदन करूंगा कि आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं भैया, आपके सारे विधायकों का घेराव हो रहा है, एक आध में चले जाइए। कोई जो मंत्री का घेराव होता है, किसी विधायक का घेराव होता है, चले जाइए वहाँ पे। जो लोगों के मकान छीने गए हैं, किसी की प्लिंथ नहीं बनी है, किसी का जो है मकान स्वीकृत होने के बाद अस्वीकृत कर दिया गया है, ये जितना काम हुआ है आपको मैं बता दूं कि आप अपने विधायकों से मिल लीजिए। दूसरी बात सुनिए गंगवानी जी, अच्छा ये बताइए गंगवानी जी, दोनों तरफ से आप ही बोलेंगे क्या? मेरे समय में भी आप ही बोलेंगे, अपने समय में आप ही बोलेंगे क्या? भैया थोड़ा सुन तो लो ना। आपने मुझे बोला कि आप लोगों ने कोई भी ऐसे मकान जो है आपने अस्वीकृत नहीं किए हैं। मैं भूपेश बघेल जी का वक्तव्य आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री आवास में मकान बन रहा है तो जाओ मोदी जी से मांगो, हम क्यों बनाएंगे? ये देखो, मुझे सिर्फ बता दीजिए अभय जी बताइए मैं विषय कैसे रखूं? अभय जी बताइए, हो जाने देते हैं अजय जी, निश्चय जी की बात पूरी हो जाने देते हैं। इसके पास तो फिर आऊंगा ही मैं, क्योंकि आपके सवालों का जवाब निश्चय जी को देना है। तो निश्चय जी की बात पूरी करता हूं और आपके पास तुरंत लौटाता हूं। जी, मेरा ये निवेदन है कि जिन लोगों के मकान छीने गए हैं वो तो सड़कों पे उतर गए भैया, पूरे प्रदेश भर में, और विधायकों का आपका घेराव कर रहे हैं। आप याद करिए, भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट बोला था प्रधानमंत्री आवास के लिए हम पैसा क्यों देंगे, वो तो गरीब आदमी का मकान बनेगा ना, और प्रधानमंत्री जी का नाम आएगा, मैं क्यों करूंगा? ये देखिए चलिए दीजिए आप एक बार जवाब दे दीजिए। अजय जी बोलिए अजय जी, फिर मैं एक बार फिर निश्चय जी के पास आऊंगा। आप पहले अपनी बात पूरी करिए, फिर निश्चय जी के पास आऊंगा। लेकिन शर्त यही है कि जब निश्चय जी बोल रहे होंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। जी, मेरा एक ही निवेदन अभय किशोर जी, आपने और छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके लोकप्रिय चैनल पे सुना, निश्चय वाजपेयी जी ने 16 लाख पीएमआर में मकान की बात की। मेरे एक ही छोटे से प्रश्न का जवाब देंगे, अभी 4 सालों में कुल ग्रामीण और शहरी मिला के पीएम आवास में कितने मकान स्वीकृत हुए, कितने हमारी सरकार के द्वारा पूरे किए गए और कितने बाकी है? ये सही आंकड़े छत्तीसगढ़ की जनता को दे दे। आरडीबी पे बैठ के आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात देखिए, कहीं ना कहीं हम 2 घंटे में गैसों को ऋण माफ करते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय मंत्री 2,000 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे हैं, 400 करोड़ का सिंचाई कर, 600 करोड़ की फसल क्षतिपूर्ति, स्वामी आत्मानंद, तेंदुपत्ता 2500 से 4,000 लगातार ऐसे कार्य है। 5 विधानसभा के उपचुनाव की बात करूं, नगरीय निकाय चुनाव की बात करूं, पंचायत चुनाव की बात करूं, सारे चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद इनमें नैतिक साहस नहीं है। दूसरी बात, ओम माथुर जी की बात करें, भाई ओम माथुर जी हैं, प्रभारी बनकर पहली बार आए तो उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ हमारे लिए चुनौती नहीं है। उस समय पर बयान बदलते हैं कि हमारी जो वर्तमान सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी सबसे बड़ी चुनौती है। पहले हंटर वाली डी पुरंदेश्वर जी कुछ नहीं कर पाती। आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है अजय जी, इसलिए जो सवाल आपने शुरू में उठाया मैं निश्चय जी से उसका जवाब लेता हूं, क्योंकि आप खुद भी सुनना चाहते हैं और राज्य की जनता भी सुनना चाहती है। कितने मकान? देखिए, मैं आपसे ये बता देता हूं, 16 लाख पात्र लोग हैं और ये एकदम स्टैब्लिश्ड बात है। 11 लाख कुछ मकान जो है इन्होंने वापस किए, और इस पे तो भूपेश बघेल जी ने वक्तव्य दिया, मकान बनना गरीबों का नाम हो। ये देखिए, आपने ये शर्त का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपको देखिए अभय जी ऐसे में लेकिन क्या वाकई आपने सरेंडर किया है अजय जी? जो सवाल उठाया जा रहा है, क्या मकान सरेंडर किए गए? हाँ, ये बताइए, आप बताइए कि आपने मकान वापस किए कि नहीं? भूपेश बघेल जी ने वक्तव्य दिया था कि नहीं दिया था? और दूसरी बात, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी कर लेनी चाहिए। अभय जी, मेरा आग्रह है, विषय बड़ा गंभीर है, गरीबों के मकान छीनने का काम किया है भूपेश बघेल की सरकार ने, विषय बड़ा गंभीर है, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मेरा यह कहना है कि जो लोग वहां पे सड़कों पे उतरे हुए हैं, और भाजपा ने एक संकल्प लिया है कि जिन गरीबों का मकान छीनने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और पहला काम करेगी। इन 16 लाख भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी करेगी। अजय जी, ये राज्य और केंद्र के बीच में फंसा हुआ सा मामला लगता है। अजय जी, आपका पक्ष क्या है इस पर? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, आज ये स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि झूठ बोल के आपके लोग पे चलन पड़ चुके हैं। टीएस सिंहदेव जी ने विधानसभा में बोला था हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं। विधानसभा का वो घटनाक्रम याद है आपको? टीएस सिंहदेव इस्तीफा देते हैं, प्रधानमंत्री आवास में आप उनको काम नहीं करने दे रहे थे, आपको याद है क्या? झूठ आप लोग बोलते हैं भाई। कि भारतीय जनता पार्टी के चलिए, जनता सब जानती है,
जनता सब उनको जानती शांत है नहीं पाए, मैं आगे दे अजय देता हूं। जी। अजय जी सुनिए ना, अजय जी सुनिए ना, जनता सब जानती है। जो पूरा एपिसोड हुआ था विधानसभा के अंदर, पूरा एपिसोड हुआ था विधानसभा के अंदर, जिसमें टीएस सिंहदेव जी ने इस्तीफा दिया था इस मुद्दे पर। आपको याद होगा पैसे नहीं दे पाने के कारण से आवास वापस हुए थे। चलिए, आपने कहा आवास वापस हुए। अजय जी आप क्या कह रहे हैं इस मसले पर, क्योंकि इसका बिल्कुल इसका आपके दूसरे सवाल के लिए फिर आऊंगा। पहले अजय जी इस सवाल का जवाब देते। दिखेगी इनके चेहरे पे। आज छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि किस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। मैं आप कंप्लीट करूं मेरा भाई किशोर जी बात। ये बताइए, देखिए, भारत साधक मंत्री ने मानसून विधानसभा की कार्रवाई निकाल लो भाई, विधानसभा की कार्रवाई निकाल लो, देख लो आप कौन झूठ बोल रहा है। किशोर जी आप भी चेक कर सकते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। वो तो देखे हुए हैं, अभय जी को जानते हैं, वो गवाह हैं। अभय किशोर जी ने तो देखा हुआ है कि विधानसभा के अंदर क्या हुआ था। चलिए चलिए चलिए, देखिए अगर हम इसी तरह से आपस में उलझेंगे तो किसी की बात पूरी नहीं होगी। मैं चाहूंगा देखिए, आप दोनों वरिष्ठ लोग हैं, आप दोनों समझदार लोग हैं। मैं समझता हूं कि एक एक करके चर्चा करें तो बात ज्यादा समझ में आएगी। अजय जी आप क्या आता हूं निश्चय जी। अजय जी पहले संक्षेप में अपनी बात पूरी करें ताकि मैं निश्चय जी को भी समय दे सकूं। बोलिए इनको आप जी, बोले अजय जी। आपकी लोकप्रिय चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। अभी तक कुल मकान स्वीकृत किए गए 4,09,000, जिसमें से ग्रामीण और शहरी मिला के, दोनों के मिला के आंकड़े। और सबसे बड़ी चीज इनकी नियत नीति देखिए, आखिरी के 2 वर्ष में 22, 23 और 21, 22 9 सांसद हैं, इनके केंद्रीय मंत्री है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। इन 2 सालों में पीएम ग्रामीण में एक भी मकान स्वीकृत नहीं होता। दूसरी बात, आज हमारा वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद जानबूझकर फंड वापस ले लिया जाता है। अभी जो हमारा बजट आने वाला है, जो उसमें स्पष्ट रूप से पीएम जो प्रधानमंत्री आवास के लिए हम बजट में प्रावधान कर रहे हैं। चलिए, बजट में आप प्रावधान करेंगे। अजय जी, चूंकि आज की चर्चा का विषय प्रधानमंत्री आवास था नहीं, लेकिन फिर भी ये चर्चा छिड़ गई है, तो जो आपने कहा उस पर एक संक्षिप्त सा जवाब निश्चय जी का ले लेते हैं, फिर मैं अपनी मूल चर्चा पर वापस आता हूं, क्योंकि आज जो हम बात कर रहे थे वो चेहरों पर कर रहे थे। निश्चय जी संक्षेप में इस बातचीत को पूरा कर लें ताकि मैं इस चर्चा को आगे ले जा सकूं। जी मैं ये कह रहा हूं, पूरा प्रदेश जान चुका है, राज्यांश नहीं देने के कारण से ये गरीबों के मकान वापस हुए हैं। और भूपेश बघेल जी ने वक्तव्य दिया है, इसको निकाल लेने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये अभय जी इस टाइप की डिबेट जो है, चलिए मैं मुझे लगता है कि ये मुद्दा इतना गंभीर है कि इस पर आपस में हम लोग उलझते रहेंगे और समाधान नहीं निकलेगा। 15 सेकंड में एक बात और बोलना चाहता हूं कि जो ये 2500 रुपए धान की बात करते हैं, इसका 90% हिस्सा जो है वो मोदी जी भेजते हैं। छत्तीसगढ़ में सच्चाई है। ये हमारे तो किसान तय कर भाइयों लेगी, हमारे किसान भाइयों का समर्थन मैं अजय जी, निश्चय जी, मैं मूल सवाल पर आता हूं। मुझे लगता है ना कि पूरी बहस दूसरी तरफ चली गई है। इन्होंने राज्य की योजना बता दिया, इसलिए मैं स्पष्ट करूंगा। अजय जी देखिए, ये मसला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मुझे लगता है जब तक चुनाव होगा ये बार बार होगा। मैं आज एक अलग मसले पर चर्चा कर रहा था, उस पर आपकी राय जानता हूं और निश्चय जी की भी जानता हूं। मैं पहले जवाब दे देता हूं, आप मेरा प्रश्न पूछिए, मैं जवाब देता हूं। अजय जी, अभी मैंने देखा अमित शाह जी आए, कोरबा में आए, उन्होंने कहा कि 23 में हमारा कोई चेहरा, अगर उन्होंने ये बात बल्कि कही नहीं, उन्होंने कहा अगर आप 24 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो 23 के विधानसभा चुनाव में हमें सत्ता में वापस करिए। अमित शाह जी के बाद जेपी नड्डा आते हैं, बस्तर जाते हैं, बस्तर के बाद वो सीधे उस जगह जाते हैं जहां एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या होती है। अब अमित शाह के दोबारा बस्तर आने का कार्यक्रम बन रहा है, भले ही वो सीआरपीएफ के फाउंडेशन डे पर आने की योजना है उनकी, लेकिन बस्तर सेंटर में है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी लेके चल रही है, जिसमें कैंडिडेट भी बदलना चाहती है और उन जगहों पर खास तौर पर फोकस करना चाहती है जहां पिछली बार वो पिछड़ गई थी? मैं 4 से 5 बिंदु में जवाब देना चाहूंगा किशोर जी। देखिए, सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आज बिना दूल्हे की बारात है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की टक्कर का इनके पास एक भी चेहरा नहीं है। आज कहने के लगातार 15 साल तक जो कमीशन पूरी भ्रष्टाचार रमन सरकार करती रही, तो रमन सिंह को एज ए प्रोजेक्ट वो मुख्यमंत्री के रूप में करना नहीं चाह रहे। आज बिजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी या अरुण साव जी, किसी व्यक्ति को भी ये भूपेश बघेल की टक्कर का चेहरा नहीं मानते, इसलिए बिना दूल्हे की बारात है, पहली बात। दूसरी बात, 4 सालों में आप 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल देते हैं, 4 प्रदेश पदाधिकारी बदल देते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष को उसके कार्यकाल के पूरा होने के पहले हटा देते हैं। ये कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है, इस बात का स्पष्ट है। बस्तर की बात कर लूं, छत्तीसगढ़ में अभय किशोर जी कुल 29 सीटें, 29 में से 27 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि लगातार आदिवासी वर्ग को इन्होंने जिस प्रकार 15 सालों तक ठगा, चाहे सरकारी नौकरी देने की बात हो, जर्सी गाय देने की बात हो, या इनके अधिकारों के संरक्षण की कानून बनाने की बात हो, जबकि टाटा को ये जमीन सौंप देते,
तो कहीं ना कहीं एक बात और कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के जी, नेता है, इन पर केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास समाप्त हो चुका है। लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा, अमित शाह जी का दूसरी बार दौरा, जेपी नड्डा जी का दौरा, ये और ओम माथुर जी की सक्रियता, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यहाँ के नेताओं पे केंद्रीय नेतृत्व का पूरा चलिए, केले के पात में ही पात है, कवियों की बात में ही बात है। आपकी एक कला का तो मैं लोहा मानता हूं, आप अपने एक जवाब के साथ दूसरा सवाल बीच में जरूर जोड़ लेते हैं, उसके लिए आप वाकई बधाई के पात्र हैं। अब निश्चय जी बेचारे जो हैं वो थोड़े शरीफ लग जाते हैं आपके सामने, वो बोल नहीं पाते, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी बात आप पूरी सुन लें, क्योंकि उनको भी बोलने का मौका तो मुझे देना पड़ेगा, मुझे दोनों को बराबर का मौका देना पड़ेगा, ताकि राज्य की जनता इस मंच से तय कर सके। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल अजय जी, विनम्र निवेदन आपसे। निश्चय जी से सवाल पूछता हूं, उनका जवाब जरूर सुने आप। निश्चय जी, जो सवाल मैंने अभी अजय जी से किया था, बस्तर पर फोकस की बात की थी। आप एक तरफ चेहरे बदलने की बात करते हैं, दूसरी तरफ बस्तर पर फोकस बहुत स्पष्ट दिखता है। धर्मांतरण का मुद्दा आप उठा रहे हैं, बिल्कुल पीएम आवास का मुद्दा आप उठा रहे हैं, चेहरे बदलने की कोशिश हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं, जातीय समीकरण रखा जाता है, गुजरात मॉडल की बात होती है, नॉर्थ ईस्ट मॉडल की बात होती है। क्या आपको कोई एक मुद्दा, कोई एक तरीका सत्ता तक पहुंचने का नहीं मिल पा रहा? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव छत्तीसगढ़ मॉडल पे होगा जी। यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से होगा, विधानसभा वार परिस्थितियों के हिसाब से होगा। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसा कहा कि कार्यकर्ताओं की पार्टी, हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं वो भी बूथ स्तर तक आकर के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं। हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा नेता, उसको इतना बड़ा इस तरीके का ऐसा नहीं रहता है, सभी कार्यकर्ता हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे जहां भी चुनाव होता है, वो सब जगह ऐसा कार्य करता है। छत्तीसगढ़ में भी सभी कार्यकर्ताओं का योगदान रहता है। स्थानीय परिस्थितियों पे, स्थानीय मुद्दों पे, स्थानीय लोगों को, हमारा जो अंत्योदय का भला करने का ध्येय है, उस ध्येय के साथ बढ़ते हुए काम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक इन्होंने बात कही कि आदिवासी समाज को इन्होंने बात की, इनके ऊपर भरोसा कर लिया और इन्होंने उसके साथ जो दगाबाजी की कि 32% का उसके आरक्षण को 20% करने वाली है भूपेश बघेल की सरकार है। इन्होंने जितने प्रधानमंत्री आवास में जिन लोगों के आवास छीने हैं, किसानों के साथ अभी 2 साल का बोनस बोले थे, 2 साल का बोनस का बजट में समझ में आ जाएगा ये दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इन्होंने बोला था हम सिंचाई का रकबा दुगना करेंगे, ये सिंचाई का रकबा दुगना करने के लिए बजट रख रहे हैं कि नहीं, समझ में आ जाएगा ये भी बातें। ये सारे मुद्दे जितने हैं, जितने भी कर्मचारियों से वादे हुए थे, उन कर्मचारियों से वादे पूरे होंगे कि नहीं, वो बजट में स्पष्ट समझ में आ जाएगा। शराबबंदी की बात थी, बजट में राजस्व का सीधा विषय है, इसलिए वो समझ में आ जाएगा कि ये क्या करना चाह रहे हैं। अगर ये कुल मिलाकर के ये जो झूठ की बिनाद पे केवल झूठे वादे करके सत्ता पे आना चाहते हैं, और इतने लब्बो लुआब की बातें जो ये कर रहे हैं, धरातल पे उतरें और कभी जाकर के जिस गरीब आदमी के मकान को इन्होंने बनने नहीं दिया है, उस आदमी से मिल के आ जाए। गंगवानी जी, आपको राजनीति छोड़नी पड़ेगी, राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा जो है, बिल्कुल, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, अजय जी, जिस हिसाब से धर्मांतरण नहीं, जिस हिसाब से धर्मांतरण हो रहा है भाई साहब, जिस हिसाब से धर्मांतरण हो रहा है, जिस हिसाब से टारगेट किलिंग हो रही है, केवल भारतीय जनता पार्टी अब जवाब बनता है निश्चय जी, अब जवाब बनता है, अजय जी का जवाब बनता है। नहीं, मैं अजय जी, विषय ही रखना चाह रहा हूं। आपने विषय उठाया, आपने आवास का मुद्दा उठाया, धर्मांतरण का मुद्दा उठाया, आपने बेरोजगारों का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया। अजय जी, और ये आंकड़े जो इन्होंने रखे बता दें, 18,80,000 बेरोजगारों का सुनते हैं, उनको अवसर देते हैं अजय जी को, देखते हैं क्या कह रहे हैं। 15 सेकंड चलिए, 15 सेकंड, आखिरी 15 सेकंड अजय जी, आखिरी 15 सेकंड। 80,000 बेरोजगारों को का आंकड़ा इन्होंने विधानसभा में प्रस्तुत किया है। 2,500 रुपए के हिसाब से लगभग 30,000 करोड़ रुपए होता है। 15 सेकंड पूरे, निश्चय जी 15 सेकंड पूरे। अजय जी, अजय जी की बात बताइए। अजय जी, मैं कंप्लीट कर, देखिए बहुत अच्छी बात करूं अभय किशोर जी, कल ही सीएमआई के आंकड़े आ रहे हैं। फरवरी का जो बेरोजगारी दर का आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है 0.8%। 2018 में जब भाजपा की सरकार थी तब बेरोजगारी दर थी 22.3%। वर्तमान से 28 गुना ज्यादा बेरोजगारी थी। सरकार ने विधानसभा में रखा है, उस आंकड़े को लीजिए। सीएमआई तो सीएमआई के बारे में बोल दिया, सीएमआई के बारे में विधानसभा में बोल दिया है कि ये निजी संस्था है, ये निजी संस्था है, हमारा कोई लेना देना इससे नहीं है। सुनिए, सीएमआई का आंकड़ा दे रहे हैं ये, अभय जी, ये सीएमआई का आंकड़ा दे रहे हैं, जिनके आंकड़े जो हैं 34 गुना बढ़ते हर महीने और 34 गुना 7 गुना कम हो जाते हैं। अरे छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा के पटल पे आज नहीं, ऐसे नहीं निश्चय जी, ऐसे नहीं।
ऐसे नहीं, एक बार अजय जी की भी बात पूरी, चूंकि नहीं, लेकिन ये आग्रह आपका ही था कि बारी बारी से बोलने लेकिन का अभय अवसर जी, दिया मैं जाए। आपसे आग्रह मैं कर रहा हूँ जी, जी। कि जो भूपेश बघेल की सरकार ने शांत जो हो जाइए, निश्चय जी, मैं बात विधानसभा में कंप्लीट 18,80,000 बेरोजगारों शांत हो का जाइए। चलिए रखा है, चलिए चलिए, ऐसा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ना बच्चों के एक बार अजय जी की बात पूरी होने देते हैं। निश्चय जी, चूंकि इस बार आज की चर्चा कुछ ऐसी हो रही है कि बारी बारी से पहले मेरी बारी फिर तेरी बारी, इसलिए एक बार अजय जी बात अपनी पूरी कर ले, संक्षेप में अपनी बात बताइए। देखिए, कहीं ना कहीं आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट, एक कार्य योजना लेके चल रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल हम पूरे देश में स्थापित करने में सफल रहे हैं। सारे जो पिछले चुनाव रहे हैं उसमें हम शानदार सफलता दर्ज करें, और कहीं ना कहीं यही भारतीय जनता पार्टी के बौखलाहट का कारण है। बेरोजगारी दर की क्या स्थिति है, सीएम आंकड़े से दूध का दूध और पानी का पानी है, इस सच को स्वीकार करने का साथ नहीं दिखाएंगे। और देखिए, लगातार 4 प्रदेश प्रभारी बदलने के बाद भी आज जो बिना दूल्हे की बारात लेके भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, आने वाले 2023 में देखिए एक बयान और याद आता है ओम माथुर जी का, उन्होंने एक बात कही थी, हमारे कितने भी विधायक बनेंगे हम सरकार बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या लोकतंत्र का गला घोट के, क्या ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, ये जिस प्रकार से सुब्रमण्यम स्वामी जी भी कहते थे, आज भारतीय जनता पार्टी देश में उस स्थिति में आ चुकी है, अब बिना चुनाव लड़े सरकार बना सकते हैं। तो क्या ये लोकतंत्र का गला घोट के अपनी संवैधानिक संस्थाओं का प्रयोग करके ईडी, सीबीआई जो इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रहे हैं, आप देखिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय महाधिवेशन के पहले जो छापे होते हैं, जिस प्रकार से टारगेटेड कार्रवाई दिख रही है, अजय जी चूंकि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए अपनी बात संक्षेप में कहें ताकि मैं थोड़ा सा समय निश्चय जी को दे दूं। अपनी बात संक्षेप में मैं कह दूं। जी जी बोलिए। जी देखिए अभय जी, क्या है, पूरा पूर्वोत्तर से साफ हो गई कांग्रेस, खुद का कुछ है ही नहीं, और ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन लोटा का प्लान। दूसरी बात, अरे यार अजय जी, ये देखिए अभय जी, ये बोलने नहीं देते, ये बहुत दिक्कत का काम है। ये सीएमआई का आंकड़ा दे रहे हैं, ये सीएमआई का आंकड़ा दे रहे हैं। या तो मुझे समय कम है तो इनकी आवाज बंद करें ताकि मैं बोल सकूं। सीएमआई का आंकड़ा दे रहे हैं जिसके बारे में राज्य सरकार, ऐसा लगता है कि ये जो है ना पूरा जो सियासी युद्ध है इसी मंच पर हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोग दोनों थोड़ी ऊर्जा आप दोनों बचा के रखें, अवसरों की कोई कमी नहीं होगी। देखिए, ये समस्या का समाधान आज होता दिखाई नहीं देता क्योंकि ये चर्चा खिंचती चली जा रही है, और मुझे माफी चाहता हूं क्योंकि समय समाप्त हो गया और मुझे बुलेटिन खत्म करना पड़ेगा, इसलिए अगले दिन फिर बैठते हैं। और अजय जी आप थोड़ा पहले आ जाएंगे तो अवसर और अधिक दे सकेंगे। बिल्कुल, आज के लिए फिलहाल डिबेट सेंट्रल में मुझे लेना पड़ेगा एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम चर्चा पर लौटेंगे तो हमें आर्थिक सर्वेक्षण पर भी चर्चा करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण कैसा रहा।